बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, हम CNSA का लेक्चर 14 देख रहे हैं और उसका हमने लास्ट टाइम पार्ट ए किया था। पार्ट बी में उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी था। और होप के आप लोग इंडेक्स बना रहे हो, साथ साथ मेमोराइज कर रहे हो। होप कि आपके पास उर्दू में भी जो है वो मौजूद है बेरेक्ट, ताकि आप मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। होप के अपडेटेड बेरेक्ट भी आपके पास जो है वो मौजूद है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा सेक्शन 56 में हमने ये पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो खुद भी किसी फॉरेन स्टेट को रिक्वेस्ट कर सकती है और उनकी किसी फॉरेन स्टेट के ऊपर उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। सेक्शन 57 में हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेन स्टेट को कौन कौन सी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। सेक्शन 58 में हमने पढ़ा कि फॉरेन स्टेट भी वही रिक्वेस्ट कर सकती है जो 57 के तहत पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन उनको साथ में कौन कौन से पार्टिकुलर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे फॉरेन स्टेट को। सेक्शन 59 में हमने ये पढ़ा कि अगर फॉरेन स्टेट की एक रिक्वेस्ट आ जाए एविडेंस गैदरिंग की या सर्च वारंट की, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि उसकी जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट लेके एक एप्लीकेशन की सूरत में हाई कोर्ट जाएगा, जिसके बाद हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो सर्च वारंट जारी करेगा और उस सर्च वारंट में कोर्ट सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिखेगा और साथ में उसमें ये भी मेंशन होगा कि फ़लाँ डेट को अगर किसी को इस सर्च वारंट पे या इसमें जो चीज़ सीज हो रही है उस पर एतराज़ है तो वो मेरे पास आ जाए। उसके बाद कोर्ट उसको सुनेगा और सुनने के बाद फिर वो उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर करेगा या वो चीज़ को बैरून मुल्क शिफ्ट करने का ऑर्डर करेगा, लेकिन इंश्योर करेगा कि वो चीज़ वापस भी आए पाकिस्तान में। सेक्शन 60 में क्या है कि अगर एक पर्सन डिटेन्ड है और उसको बाहर ट्रांसफ़र करना है तो फिर उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर में कौन कौन से पार्टिकुलर्स होंगे वो हमने डिस्कस किया। आज हमने सेक्शन 61 पढ़ना है, वो है फॉरेन पर्सन इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू अ पाकिस्तान रिक्वेस्ट। The federal government may, by written notice, authorize the temporary detention in Pakistan of a person in detention in detention in a foreign state who is transferred from the state to Pakistan pursuant to the request under Section Clause F or 1 of Section 62 for such period as may be agreed with the state for the purpose of the request and the return in custody of the person to the foreign state। ये सेक्शन 61 ये कहता है कि फॉरेन स्टेट से एक बंदा जो है वो ट्रांसफ़र होके पाकिस्तान आया है और अब जो है वो बंदा जो है वो पाकिस्तान में आया है, तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न नोटिस के तहत उस बंदे को डिटेन कर सकती है उतने पीरियड के लिए जो कि दो स्टेट्स के दरमियान क्या हो, एग्री हो। दोबारा बताता हूँ, सेक्शन 61 कहता है कि बाहर का बंदा है उसको पाकिस्तान लाया गया है, ठीक है, और रिक्वेस्ट के ऊपर अब उसको यहाँ पे डिटेन किया जा सकता है थ्रू रिटर्न नोटिस विद द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। बस समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आगे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उर्दू में पढ़ लें। अब पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपका वो ना एग्जाम करीब होता तो मैं आपको उर्दू में भी करवा देता। A person in respect of whom a notice is issued under subsection shall, as long as the notice is in force, be permitted to enter Pakistan and remain in Pakistan for the purpose of the request and to leave Pakistan when no longer required for those purposes, notwithstanding any Pakistani law to the contrary। ठीक है, अच्छा अब वो ये कहता है कि वो बंदा जिसके लिए वो नोटिस जारी किया गया है वो बी परमिटेड टू एंटर पाकिस्तान, उसे इजाज़त होगी पाकिस्तान में एंटर होने की, एंड रिमेन इन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट कि वो पाकिस्तान में रहे, एंड टू लीव पाकिस्तान में नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर दोज पर, और जब उसकी ज़रूरत ना हो तो उसको इजाज़त होगी कि वो पाकिस्तान छोड़ दे, नॉट विथस्टैंडिंग इस चीज़ से कता नज़र कि पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है। ठीक है, अच्छा फिर वही बंदा जिसके बारे में नोटिस इशू किया गया है, वाइल इन कस्टडी इन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट बी डीम टू बी इन लॉफुल कस्टडी, जब तक उसको पाकिस्तान में डिटेन रखा जाएगा, ठीक है, वो उसकी कस्टडी को लॉफुल समझा जाएगा बशर्ते कि रिटर्न नोटिस हो
और दूसरी स्टेट से एग्रीमेंट हो। द फेडरल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम वेरी नोटिस एंड वेयर द फॉरेन स्टेट रिक्वेस्ट द रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम कस्टडी either immediately or on a special the federal government shall direct that person be released from the custody। और जब फॉरेन स्टेट कह दे तो उस बंदे को फिर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेनर है। The provision of this section shall apply in case of any detained person in transit through Pakistan from one foreign state to another pursuant to a request for assistance of the kind referred to this section। कह रहा ऊपर वाली जो प्रोविजन है ये उस बंदे के लिए भी होंगी जो कि जिसकी कस्टडी इधर से जो है वो एक या दूसरी फॉरेन स्टेट को जो है वो क्या की गई है, मुंतकिल की गई है। यानी जो लॉ इधर अप्लाई होगा डिटेन्ड बंदे पे वही लॉ उधर भी अप्लाई होगा, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। Subsection 5 है any person whether or not a detained person who is in Pakistan in response to Pakistan request under chapter to give evidence in proceeding and to give assistance in person in relation to the investigative proceeding or related to crime may not while in Pakistan be detained, prosecuted or punished or subject to civil process before the person departure from the foreign state pursuant to the request in respect of any act or omission that occurred। ये कहता है कि एनी पर्सन वेदर और नॉट चाहे वो इधर चाहे वो डिटेन्ड हो या ना हो, ठीक है, हु इज इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान रिक्वेस्ट जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट में आया है टू गिव एविडेंस इन ए प्रोसीडिंग और टू गिव असिस्टेंस चाहे वो एविडेंस देने के लिए आया है या असिस्टेंट देने के लिए आया है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, या वो जब तक पाकिस्तान में है be detained, prosecuted or may not while in Pakistan तो उसको डिटेन नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा और पनिश नहीं किया जाएगा। दोबारा बताता हूँ, उधर फॉरेन स्टेट के मुताबिक हो सकता है वो डिटेन्ड हो, ठीक है, या बेल पे हो, लेकिन जब उसको रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान लाया जाएगा तो अब वो पाकिस्तान में आ गया है तो अब उसको वो फिजिकली उसकी कस्टडी नहीं ली जाएगी, लेकिन वो रहेगा पाकिस्तान में, ठीक है, उसको डिटेन नहीं किया जाएगा फिजिकली। ये तो होगा कि तुमने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, ये वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, या सब्जेक्ट टू सिविल प्रोसेस बिफोर द पर्सन डिपार्चर फ्रॉम फॉरेन स्टेट पर्सुएंट टू द रिक्वेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट दैट अकर्ड, या बिफोर द पर्सन अच्छा जब तक वो बंदा पाकिस्तान नहीं आ जाता, ठीक है, और वो यहाँ आके कोई एक्टिंग या ओमिशन नहीं करता, कोई उसके अगेंस्ट वो सिविल प्रोसेस वो समन नोटिस वारंट वगैरह जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये उस बंदे की तो अच्छा एक चीज़ वाज़ेह होगी, ऊपर जो हमने उसकी डिटेंशन पढ़ी थी वो फिजिकल डिटेंशन नहीं थी, वो ये था कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, डिटेंशन इस तरह से, यानी उसकी डिटेंशन विद इन पाकिस्तान होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर पाकिस्तान रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, notwithstanding anything contained in any law for the time in force where the federal government approves a request of a foreign state pursuant to section 66 to restrain dealing in any assets, some or all of which are believed on reasonable ground to be located in Pakistan, the government may apply to Pakistan for a restraining order, ठीक है। देखें जी अब क्या है कि बाहर से एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और वो क्या आई है कि जो एसेट्स हैं ना वो चूँकि रिलेटिंग टू नारकोटिक्स हैं तो लिहाजा उनकी एलिनेशन रोकी जाए, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर उसकी जो रिक्वेस्ट है वो लेके फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी। तो हम एक दफ़ा देखें कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट थी जो वो लेके तो वो बार बार फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। तो ये आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है कि वो पूछ सकता है व्हाट आर द फॉरेन रिक्वेस्ट्स, ठीक है, विच मे बी मूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द हाई कोर्ट एंड व्हाट्स इट्स प्रोसीजर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो था वो सेक्शन 59 था, वो था फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस गैदरिंग ऑर्डर, ठीक है, एक, या वो सर्च वारंट की, दो, या वो असिस्टेंस डिटेन्ड पर्सन के बारे में है, ट्रांसफर ऑफ डिटेन्ड पर्सन टू अब्रॉड, ये कितनी होगी, तीन, कुछ उसके अंदर पढ़ेंगे तो वो 3 की 5 भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद
ये तो था ना फॉरेन पर्सन इन पाकिस्तान, नहीं, फॉरेन फॉर पाकिस्तान रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। उसके बाद ये हम तीसरी या चौथी जो पढ़ रहे हैं कि अब वो जो एसेट्स को आगे पीछे किया जा रहा है उसको रोकने की रिक्वेस्ट आई है, तो उसको एक दफ़ा फिर लेके कहाँ पे जाया जाएगा, हाई कोर्ट जाया जाएगा। अच्छा जी, सबसे द हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट टू विच एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन में इशू ए फ्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ये लेंथी है बहुत इजी, है बहुत इजी, इसको एक कहानी की सूरत में याद रखना है, इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना। द हाई कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन में इशू ए फ्रीजिंग ऑर्डर वेयर इट सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। अब हाई कोर्ट ने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उन एसेट्स के बारे में उनको फ्रीज करने का ऑर्डर करना है, ठीक है। दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वो समझते हैं कि वो एक ऑफेंस कमिट हुआ है और वो एसेट्स उससे रिलेटेड है। दूसरा, एंड फॉरेन स्टेट रिलेटिंग टू दैट, यहाँ फॉरेन स्टेट में उन्हीं एसेट्स के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है। सी है, एसेट ड्राइव्ड बाय पर्सन हिज रिलेटिव एंड एसोसिएट फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। या वो जो एसेट्स हैं वो उस बंदे ने या उसके रिलेटिव ने या एसोसिएट ने उसी ऑफेंस से बनाए हैं, ठीक है। या an order has been made or is likely to be made in foreign country having to the effect of forfeiting such as this ordinance shall apply as if the offence had been committed in Pakistan whereupon the freezing order has been made under section 38। या फॉरेन स्टेट ने उन एसेट्स की फोरफीच का ऑर्डर कर दिया है या लाइकली टू मेड या वो करने लगे हैं, ठीक है। तो फिर वो इसी तरह ही वो ये अप्लाई होगा जैसा कि वो ऑफेंस जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, तो वो फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा। तो ये वो ग्राउंड्स हैं, ये आपको छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, what are the circumstances where a high court may order for freezing of assets on the request of a foreign state। और आपका जो फ्रीजिंग वाला क्वेश्चन है उसमें भी इसको शामिल कर लो कि इंटरनेशनली जो है वो अगर फ्रीजिंग का ऑर्डर आता है तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस या पैरामीटर होंगे। सेक्शन 63 है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन कंसिफिकेशन और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। लो जी, अब उससे अगला जो है वो आ गया है कि फॉरेन कन्फिस्केशन या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल गया है कि हमने ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली है या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया, इस पे अमल करें, ठीक है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द केसेस फॉलिंग विद इन सेक्शन 40 ऑफ दिस एक्ट वेयर अ फॉरेन स्टेट रिक्वेस्ट द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, यानी उधर से आया है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रिक्वेस्ट है। तो एक और रिक्वेस्ट आ गई, पहली मैंने गिनाई थी, ये भी शामिल कर लें। अब वो क्या है जी कि फॉरेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को या फॉरेन फोरफीचर ऑर्डर को आप क्या करें, वो क्या करें, वो इम्प्लीमेंट करें। द डायरेक्टर जनरल में अप्लाई टू हाई कोर्ट फॉर, एक चीज़ तो पक्की होगी ना कि उधर से रिक्वेस्ट आएगी और इधर से डीजी भाग के जो है वो हाई कोर्ट आएगा, ठीक है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो डीजी वो ऑर्डर लेके हाई कोर्ट आ जाएगा कि भाई इसको रजिस्टर्ड कर लें। फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, द हाई कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर जनरल रजिस्टर द फॉरेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इफ इट द कोर्ट इज द ऑर्डर इन फोर्स इन द फॉरेन स्टेट। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि ये उधर इंटैक्ट है अभी ऑर्डर, तो वो उसको रजिस्टर कर लेगी। द हाई कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द डायरेक्टर ऑफिसर विल रजिस्टर द फॉरेन फोरफीचर ऑर्डर इफ द कोर्ट इज सर्टिफाइड। अब फॉरेन फोरफीचर ऑर्डर अगर आ गया तो वो कोर्ट उस सूरत में उसको रजिस्टर करेगी अगर द ऑर्डर इज इन फोर्स इन फॉरेन स्टेट एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, वहां पे वो फाइनल भी हो गया है और इन फील्ड है। एंड वेयर द पर्सन द सब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर डिड नॉट अपीयर इन फॉरेन फोरफीचर प्रोसीडिंग इन द फॉरेन स्टेट, और वो बंदा जिसके एसेट्स हैं वो वहां पे प्रोसीडिंग्स में अपीयर नहीं हुआ, दैट द पर्सन गिवन नोटिस प्रोसीडिंग इन सफिशिएंट टाइम टू इनेबल, तो यानी उधर पेश नहीं हुआ बावजूद इसके कि उन्होंने उसको सफिशिएंट टाइम दिया, नोटिस भी दिया पेश होने के लिए। द पर्सन डाइड आर एब्सकॉन्डेड बिफोर सच नोटिस वुड बी गिवन, या वो उधर से एब्सकॉन्ड करके आया है या वो मर गया है, ठीक है। तो उस सूरत में फोरफीचर का ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर कर सकती है, ठीक है।
Where a foreign restraining order or foreign forfeiture order is registered in accordance with this section, a copy of any amendment made in the order in the foreign state, whether before or after them, may be registered in the same way as the order, but shall not have effect for the purpose of this act unless they are so registered. ठीक है, अब वो ये कहता है कि where a foreign is registered in accordance, a copy of the amendment made in order in foreign state, यानी एक ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट आई फॉर इन्फोर्समेंट, उसको रजिस्टर्ड कर लिया गया, उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, तो वो कह रहे हैं वो अमेंडेड ऑर्डर को एक दफा फिर तब तक रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, उन पे अमल नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट्स पे जब तक कि हाई कोर्ट फिर उस अमेंडेड ऑर्डर को, उस अमेंडमेंट को इंडोर्स ना करे और रजिस्टर ना करे, ठीक है। The High Court shall on application by DG or officer cancel the registration। कौन वो जो उधर से ऑर्डर आया था उसको कैंसिल भी कर सकती है, किस ग्राउंड के ऊपर? The foreign restraining order if it appear to the court that the order has ceased to have effect, उधर से मनसूख हो गया है, उस कोर्ट से, फॉरेन कोर्ट से वो ऑर्डर मनसूख हो गया है। नंबर 2, a foreign forfeiture order if it appear to the court that the order has been satisfied or has ceased to have effect, ठीक है, या जब कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये लगे कि वो फॉरेन फोरफीचर का जो ऑर्डर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, या अब वो गैर मुअस्सर हो गया, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो फिर उसको उसकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। सबसेक्शन 8, वेयर द फॉरेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और फॉरेन फोरफीचर ऑर्डर comprises a facsimile copy of a duly authenticated foreign order or amended made to such an order, the facsimile shall be regarded for the purpose of this ordinance as the same as the duly authenticated foreign order। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि उधर से जो एक कॉपी आएगी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की, ठीक है, तो उसकी जो एक अच्छा, इसमें वो ये कहते हैं कि जब उधर से वो ऑर्डर की एग्जैक्ट कॉपी, यानी वो मशीन के थ्रू जो है वो इधर पाकिस्तान में आ जाएगी, ठीक है, तो वो इस एक्ट के हवाले से वो ऑथेंटिकेटेड ही समझी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा जी कि ये मुसद्दका नकल नहीं है या उसके मुताबिक नहीं है, बशर्ते कि वो जैसे एक फ़ोटो कॉपी होती है एग्जैक्ट उसी की जो है वो कॉपी हो। अच्छा, अभी मुझे ये फैक्सिमाइल जो है इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो उर्दू में उसको पढ़ा तो मुझे वो वाज़ेह हो गया। ये देखें, ये कह रहा है जहाँ गैर मुल्की हुकूमत ने गैर मुल्की का हुक्म किसी बाज़ाब्ता गैर मुल्की हुक्म की हूबहू नकल मुसद्दका नकल हो और या मज़कूरा किसी हुक्म में की गई तरह की हूबहू नकल पर मुश्तमिल हो, तो हूबहू नकल इस एक्ट के मकासद के लिए इसे जैसे वो बाज़ाब्ता मुसद्दका गैर मुल्की हुक्म है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? स्टैंपों पे नहीं जाया जाएगा, कानून शहादत में नहीं जाया जाएगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। Registration effected by means of facsimile shall cease to have effect at the end of the period of 14 days। लें जी, डेज वाला जो आप अपडेट कर रही हैं ना, उसमें ये 14 डेज भी शामिल करें। Commencing on the day of, और ये वो मैंने आपको बताया सर्च का ऑप्शन लगा के एक ही वक्त में सारे डेज निकाल लें। Registration effected by means of facsimile shall cease to have effect at the end of period commencing on the date of registration unless a duly authenticated original of the order has been registered by at that। और 14 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी ऑथेंटिक कॉपी आ जाती है ओरिजिनल की मुसद्दका, तो फिर वो उससे फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। Where a foreign restraining order or a foreign forfeiture has been registered pursuant to this act shall be deemed to apply in relation to the order as if the offence, the subject of the order, had been committed in Pakistan and the order had been made pursuant to chapter 4 of this act। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा एक फॉरेन फोरफीट का या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, तो फिर यही समझा जाएगा जैसे इस एक्ट के तहत एक ऑफेंस हुआ है, तो जैसे इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार दिया है वो फिर उसी प्रोसीजर के मुताबिक उस ऑर्डर के ऊपर अमल होगा। Request to recover foreign fine, where the federal government approves a request from a foreign state
to enforce the payment of a fine imposed by a court of that state. A court in Pakistan shall enforce the payment of the fine as if fine has been imposed by a court in Pakistan. लो जी, एक और रिक्वेस्ट आ गई उधर से, और ये है कि वो उन्होंने फाइन जो है वो इम्पोज किया है, तो उसकी रिकवरी ऐसी होगी जैसे वो फाइन पाकिस्तानी कोर्ट ने किया है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, the expression fine shall include any pecuniary penalty determined by a foreign court to represent the value of any property, benefit, advantage obtained or derived directly or indirectly as a result of the commission of an offence relating to the narcotic substance. कि अगर जो है उन्होंने कोई वो जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, या जो वो फोरफीट प्रॉपर्टी हुई है, उसके जो उसकी वैल्यू के हिसाब से जो वो पिक्यूनरी पेनल्टी डालेंगे वो भी किसके ज़ुमरे में आएगी, वो भी फाइन के ज़ुमरे में आएगी. ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई. ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जी इसके 50 लाख रुपए के एसेट्स से जो इसने आगे पीछे कर दिए हैं वो नारकोटिक से रिलेटेड है, लिहाजा इससे 50 लाख रुपया रिकवर किया जाए, वो 50 लाख जो है वो फाइन ही गिना जाएगा. No proceeding shall be instituted after the expiry of 5 years from the date the fine was imposed. और उसकी लिमिटेशन होगी 5 साल. 5 साल के बाद उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होगी. Sharing forfeited property with foreign state, the federal government may enter into an arrangement with the competent authority of a foreign state for the reciprocal sharing with the state of such part of any property realized pursuant to this act. तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो दूसरे मुल्क की कम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ जो है वो जो फोरफिटेड प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है, कि जो आपके पास है वो हमें दे, जो हमारे पास है वो आप ले जाए. ठीक है, अच्छा जी. इन द फॉरेन स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय फॉरेन गवर्नमेंट. ठीक है, इन पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन ऑन सच टर्म, यानी उधर भी प्रॉपर्टी है फोरफिटेड, इधर भी है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फोरफिटेड प्रॉपर्टी को. ठीक है, यानी रद्दो बदल कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं वो आप रख लेंगे हम रख लेते हैं. ठीक है. Extradition. Notwithstanding anything contained in Extradition Act, all offences against Chapter 2 of this shall be deemed to be extraditable offences and not be political offences. लो जी, एक और बात वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो offences हैं यहाँ पे वो उसको extraditable offences क्या कहते हैं, जिसमें दो कंट्रीज आपस में पाबंद होते हैं उसके ना उस पर अमल करने के, और उसको पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं, जैसे वो कहते हैं सियासी पना ली है, ये वो कंसीडर नहीं होंगे. ठीक है, ये एक्स्ट्राडिशन के बारे में. ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो एक लेंथी, बल्कि बहुत लेंथी चैप्टर जो है उसको एंड किया है. मुझे अपनी दुआ में याद रखना है. जज़ाकल्लाह.